हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर पढ़ाया था, आपको सिलेबस बताया था। ठीक है, उसी वीडियो में आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के विषय में बता दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आया था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल वैदिक काल भी आपको कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद 4 चैप्टर आता है कि पोस्ट वैदिक या प्री मौर्य, क्या पोस्ट वैदिक या प्री मौर्य। ठीक है, अब देखिए, वैदिकोत्तर काल या प्राग मौर्य काल के बारे में पढ़ना है, यानी कि मौर्य काल के पहले के काल को प्री मैंने क्या होता है पहले, तो पहले के विषय में पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल बताया था, सिंधु घाटी शब्द बताया था। ठीक है, और उसी के स्थान पे यहाँ पे वैदिक काल आएगा। ठीक है, तो वैदिक काल बता दिया था। तो वैदिक काल मैंने आपको 1500 BC से, ये आपको तो याद ही हो गया होगा, 1500 BC से 1000 BC और यहाँ पे 600 BC। ठीक है, तो इस पूरे पीरियड को हम लोगों ने बोला कि वैदिक काल। ठीक है, और 300 BC से 600 BC से 300 BC के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पोस्ट वैदिक, यानी कि प्री मौर्य, यानी कि वैदिक काल के बाद के काल को वैदिकोत्तर काल बोलते हैं। सिलेबस में जाके आप लोग देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक आंदोलन आएंगे, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म की बातें होगी। ठीक है, तो आज चैप्टर 4 आपको पढ़ाया जाएगा, पोस्ट वैदिक। देखिए उसमें क्या पढ़ना है आपको। देखिए सबसे पहले पढ़ने के पहले आप लोग दिमाग में एक लिंक करके पढ़िएगा, तभी होगा। जैसे मैंने क्या क्या बोला कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को 3 भाग में, क्या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या क्या विशेषता है, नोट्स में जाके पढ़िए या वीडियो देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया। बार बार मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आया था, उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। ठीक है, उसके बाद उसी के स्थान पर क्या आर्य संस्कृति यानी कि वैदिक काल आएगा, वैदिक काल भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। वैदिक काल के बाद क्या आएगा, वैदिकोत्तर काल यानी कि प्री मौर्य काल, 600 BC से 300 BC। ठीक है, उसके बारे में देखिए पोस्ट वैदिक में क्या पढ़ना है, क्या पोस्ट वैदिक में क्या पढ़ना है। देखिए विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानना है, सूत्र साहित्यों का विकास कैसे हुआ तो उसके बारे में जानना है, महाकाव्य, इसी समय महाकाव्य की रचना शुरू हो गया था, यानी कि महाकाव्य मतलब क्या, रामायण और महाभारत, आर से क्या रामायण, एम से महाभारत की रचना शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद धार्मिक आंदोलन इसी में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले इसको आपको बता दिया जाएगा, विदेशी आक्रमण बता दिया जाएगा, इसको तो आपको मालूम ही होगा, रामायण महाभारत थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ से की कर दी जाएगी। उसके बाद धार्मिक आंदोलन के बाद महाजनपद, क्या 16 महाजनपद था, उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण, उसके बाद प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, तो प्रथम नगरीकरण, नगरीय व्यवस्था कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, उसी को प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो ये बता दिया गया, द्वितीय नगरीकरण बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे आइए आप लोग समझिए यहाँ पे, तो PDF बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आप समझिए। देखिए यहाँ पे क्या, सॉरी, देखिए यहाँ पे वैदिक काल में क्या था, जन था, क्या था वैदिक काल में, जन था। वैदिक काल में क्या था, जन था। वैदिक काल में क्या था, जन था, मतलब गांव, जन था। ऋग वैदिक काल में, मतलब ऋग वैदिक काल में क्या था, ये जन था, क्या था, इसको जन बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, जन। वहाँ पे क्या होता था, पशुपालन ज़्यादा होता था, पशुपालन ज़्यादा होता था। ठीक है, और जनपद, उसका धीरे धीरे डेवलप हो गया। यहाँ पे गांव को क्या बोले जाने लगा, उस क्षेत्र को, मतलब इस क्षेत्र को जनपद, और फिर इससे डेवलप हो गया तो इस क्षेत्र को आपको क्या बोला जाने लगा, जनपद, सॉरी, इस क्षेत्र को जन, और उससे बड़ा जब डेवलप हो गया लेटर वैदिक काल में, यानी कि लेटर उत्तर वैदिक काल में क्या बोला जाने लगा, जनपद बोला जाने लगा। क्वेश्चन सजाने के लिए पूछता है, तो जन होगा, उसके बाद क्या होगा, जनपद होगा, उसके बाद क्या होगा, महाजनपद होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि क्रम याद रखिएगा, जनपद, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद धीरे धीरे आ गया था महाजनपद। महाजनपद के बाद पोस्ट वैदिक। ठीक है,
पोस्ट वैदिक देखिए यहाँ पे महाजनपद के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। महाजनपद के बारे में देखिए यहाँ पे सुनिए महाजनपद तो यानी कि 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। ठीक है, 16 महाजनपद बताया गया है। अब आप लोग पूछिएगा कि 16 महाजनपद कैसे मालूम चला कि 16 महाजनपद है। तो देखिए जो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। क्या 16 महाजनपद थे। या जैन ग्रंथ के जो था भगवती सूत्र जैन ग्रंथ के जो है उससे जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद है। ठीक है, अब 16 महाजनपद है, उसमें मगध साम्राज्य सबसे विस्तृत और सबसे विशाल साम्राज्य होगा जो सभी महाजनपदों को अपने में मिला लेगा। सबसे बड़ा मगध साम्राज्य होगा। आप लोग सुनते भी होंगे मगध साम्राज्य, मगध की धरती। तो सुनिए यहाँ पे देखिए मगध कैसे जीता, मैंने वर्चस्व की लड़ाई क्या हुआ, वर्चस्व की, मान लीजिए बहुत सारे महाजनपद यहाँ महाजनपद था। ठीक है, अब वर्चस्व की लड़ाई होगा, मगध यहाँ पे रहेंगे। अब सब मगध में कैसे मगध के यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। देखिए महाजनपद कितना 16, कौन सा निकाय, तो अंगुत्तर निकाय। किस निकाय की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के। अब भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, क्वेश्चन दोनों बीपीएससी में पूछा हुआ है। अब आ गई है कि मगध महाजनपद जीता, उससे कई कारण थे। आप लोग को पता होगा लोहा तो मैंने इतने बार बताया है कि आप लोग को दिमाग में चला ही गया होगा। 1000 BC लोहा कौन काल में मिलेगा, तो लेटर वैदिक काल में मिलेगा। ऋग वैदिक काल में नहीं मिलेगा, लेटर वैदिक काल। ठीक है, तो लेटर वैदिक काल में लोहा का जब खोज हो जाएगा तो क्या हुआ, आप खुद बताइए। आपके घर में अगर लोहा मिल जाएगा तो उसका क्या क्या हो सकता है। उसका यूज कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, हथियार के रूप में हो सकता है। तो लोहा मिल गया। ठीक है, तो लोहा जब मिल गया, देखिए मगध की राजधानी 2 जगह था, एक तो राजगीर था, एक पाटलिपुत्र था। जो राजगीर था, राजगीर में जानते होइएगा मतलब वहाँ पे पर्वत है। ठीक है, पाटलिपुत्र नदी वहाँ से घेरा था, तो वहाँ पे इसका सीमा का सुरक्षा भी हो जाता था। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल से हाथी भी आ जाता था। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यहाँ से हाथी भी आ जाता था। ठीक है, और उसके बाद शासक यहाँ पे बहुत प्रतापी थे। प्रतापी मतलब होता है बहुत अच्छा, बेस्ट नेतृत्व रखने वाला। तो इसलिए महाजनपद की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में मगध महाजनपद जीत गया। ठीक है, तब यहाँ पे आइए ये मगध महाजनपद आपको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये रफ बताते हैं तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रफ अगर आप लोग को इस तरह अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट बोलिएगा, आपको बोर्ड पर पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बेस्ट इसी तरह रहता है ताकि इस तरह जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पर डिसीजन लिया है पढ़ाने का। अब आगे आइए, मगध महाजनपद ही हो जाएगा। ठीक है, पहले जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। ठीक है, महाजनपद में कई राजवंश होंगे। ठीक है, उसमें हरियंक वंश को याद रखिएगा। 16 महाजनपद था, उसमें वर्चस्व की लड़ाई में मगध महाजनपद जीत गया। ठीक है, मगध महाजनपद में यानी कि मगध साम्राज्य में बहुत सारे क्या होंगे बहुत सारे राजवंश होंगे। उसको याद रखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट जो अक्षर है यहाँ पे ह है, उसके बाद सी है, तो क्या रखिएगा हसीन मसुकसा। क्या ह से ह, सी है, सी ले लीजिएगा यहाँ पे शिशुनाग का, न से ले लीजिएगा नंदवंश का, क्या हो जाएगा हसीन। क्या हो जाएगा हसीन, तो ट्रिक याद रखिएगा हसीन। ह से क्या हरियंक वंश, सी से क्या शिशुनाग वंश, न से क्या नंद वंश। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स में पूरा लिखा हुआ है। आप लोग देखिए को भी याद करने के लिए न्यूमनिक्स बना लीजिए आप लोग। ठीक है, न्यूमनिक्स यानी फर्स्ट लेटर को लेकर वहाँ पे लिख लीजिए अल्फाबेट में या जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए हरियंक वंश, क्वेश्चन पूछता है किस वंश को प्रीतिहंता वंश की संकेत दी जाती है, तो हरियंक वंश को प्रीतिहंता का मतलब है इसमें जो भी शासक था ना अपने पिता का हत्या करके शासक बना था, राजा बना था। जैसे मान लीजिए बिंबिसार है, सबसे पहले क्या है बहु, याद रखिएगा भाऊ। बी से क्या बिंबिसार, ए से क्या अजात शत्रु, ये ए से अजात शत्रु, यू से उदयन। ठीक है, तो जो बिंबिसार थे उनके पुत्र क्या अजात शत्रु बिंबिसार का हत्या कर देते हैं अपने पिता का, और जो अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, ये अपने पिता का हत्या करके शासक का पद ले लेते हैं, इसीलिए इसको प्रीतिहंता वंश कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा हरियंक वंश में 3 शासक को याद रखिएगा, यानी कि बी से बिंबिसार, ए से अजात शत्रु और यू से उदयन, इसको हरियंक मतलब प्रीतिहंता वंश कहते हैं। तो याद है हरियंक वंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आइए, देखिए यहाँ पे आगे जा, उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश। कौन आएगा शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश में 2 शासक होंगे सबसे इंपॉर्टेंट। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होंगे, तो शिशुनाग होंगे, खुद शिशुनाग होंगे। और उसके बाद आगे कालाशोक, बस 2 ही याद रखना है। शिशुनाग वंश में 2 शासक, शिशुनाग संस्थापक और कालाशोक अगला शासक। उसी में हरियंक वंश का संस्थापक पूछता है, तो हरियंक वंश का संस्थापक कौन होंगे, तो हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है,
अब आगे आइए, एक और यहाँ पे बता देते हैं कि जो धार्मिक आंदोलन में जब आपको हम पढ़ाएंगे बौद्ध ग्रंथ पढ़ाएंगे, यानी कि बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, उसमें बौद्ध धर्म का संगीति होगा। फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल होगा, तो फर्स्ट बुद्धिज्म जो काउंसिल होगा ना, अजातशत्रु के काल में ही होगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे उसके बारे में चर्चा आ गया, तो याद रखिएगा अजातशत्रु हर्यंक वंश, ये इतने याद रखना, इसलिए बता दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, शिशु नागवंश क्या है? शिशु नागवंश, थोड़ा पानी पी लेते हैं, वेट। अब आइए, शिशु नागवंश के बाद आएंगे नंदवंश। क्या आएंगे? नंदवंश। नंदवंश में 2 शासक याद रखिएगा, क्या? महापदम नंद एक हो जाएगा, उसके बाद घनानंद। घनानंद के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए, घनानंद को ही इसमें याद रखना है। देखिए घनानंद, देखिए नंद वंश के शासक थे घनानंद। ठीक है, तो घनानंद मतलब घनानंद से जानता संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, मतलब घनानंद बहुत दूसरे काम में इन्वॉल्व रहता था। ठीक है, दूसरे काम में घनानंद इन्वॉल्व रहता था, उससे जानता नाखुश थी। ठीक है, यानी कि चाणक्य सहायता से, देखिए चाणक्य घनानंद के दरबार में गए, बोले कि आप लोग जो भी सीमा है उसको अच्छा से आप लोग करवाइए, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। और पता लगा है कि वो सोच रहा है कि मगध के जो नंदवंश है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया जाएगा सिकंदर। ठीक है, तो घनानंद बोला कि इसको उठा कर फेंको, यानी कि इसको हटा दो, यहाँ निकालो इसको अपने एरिया से। तो यहाँ पे उसको चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया। ठीक है, तो चाणक्य संकल्प लिए कि हम घनानंद वंश का सत्यानाश कर देंगे। ठीक है, तो वही चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी गई। चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी गई। ठीक है, और किसने रखेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन रखेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर थोड़ा कहानी है, थोड़ा सुन लीजिए ताकि याद रहेगा आपको। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए घनानंद, ठीक है जी, मान लीजिए इसको घनानंद। ठीक है, घनानंद का एक क्षेत्र हो गया, मान लीजिए घनानंद का क्षेत्र हो गया, नंद वंश के शासक घनानंद के क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को जब अपने अति से निकाल दिया था, ठीक है, तो उसके बाद चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था, इसको हटाओ, तो निकाल दिया था। चाणक्य सोचे थे कि हम घनानंद को सत्यनष्ट कर देंगे, यहाँ पे अपना स्थापित करेंगे। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाएंगे। ठीक है, तब देखिए तो चाणक्य आक्रमण करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के लेकर, तो फर्स्ट आक्रमण करते हैं तो उसमें मतलब हार जाते हैं। मान लीजिए हार के किसी गांव में चले गए, तो वहाँ पे ये लोग खाना पीना भी नहीं था। ठीक है, तो उस जिस गांव में गए तो वहाँ पे एक ओमेन रहती थी। ठीक है, तो ओमेन इन लोगों को आश्रय दे दी, और आश्रय दे दी, उसके बाद इन लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा था। ऐसा कहानी है, याद रखिएगा, ऐसा कोई इसमें कुछ नहीं है, याद रखिए। तो खिचड़ी बना था। ठीक है, क्या बना था? खिचड़ी। तो खिचड़ी जब बना था तो ये लोग को जब थाली में परोसा गया, तो लोग डायरेक्ट से हाथ, इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, डायरेक्ट से हाथ लगा दिया तो हाथ जल गया। तो क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? तो वही यहाँ पे औरत बोलते हैं कि आपको आरी आरी से खाना है। देखिए गर्म कोई भी चीज़ है उसको आरी आरी से जब आप लोग मतलब उसको खाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तब इनका दिमाग में, चाणक्य के दिमाग में आया कि हम लोग डायरेक्ट घनानंद के मेन सेंटर पर हम लोग आक्रमण कर रहे थे, हम लोग आरी आरी से पता लगा कि कैसा है वहाँ पे है, और धीरे धीरे करते करते तब हम लोग पूरे साम्राज्य पे यहाँ पे अधिकार करेंगे हम लोग, तब जाके यहाँ पे शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसी भी तरह किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, एग्जाम से पहले सिलेबस क्या है, प्रीवियस पेपर क्या है, उसको पहले एनालिसिस करेंगे, तब जाके 20 सेंटर पर जो एग्जाम होगा उस पर अटैक करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से शिक्षा मिलती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो गया कि चाणक्य, यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, ठीक है, उस समय किस वंश का शासन था भारत में? तो घनानंद, याद रखिएगा। और चाणक्य के सहायता से मौर्य वंश की नींव रखेंगे। ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद आएगा मौर्य वंश। क्या आ जाएगा? मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश में 3 शासक सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। क्या याद रखना है? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा चंद्र, क्या याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा चंद्र बिंदु अशोक, नाम याद रखिएगा चंद्र बिंदु अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य 1, बिंदुसार 2 और अशोक 3। ठीक है, उसके बाद सबसे अंतिम पूछता है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहदत्त था। ठीक है, इसी को मारकर पुष्यमित्र जो है, इसको मारकर पुष्यमित्र वंश का स्थापना करेंगे। आगे आइए,
देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ही सेनापति, क्या उसके ही सेनापति ब्राह्मण सेनापति, याद रखिएगा, कास्ट याद रखना है, कौन सा सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यानी कि बृहदत्त, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके जो शुंग वंश आएगा, कन्नव सतवन वंश आएगा, ये आपका हो जाएगा पोस्ट मौर्य, इसको पोस्ट मौर्य में पढ़ा दिया जाएगा। ऐसे आपको बताने के लिए एक लिंक करने के आपको बता दिया गया है। ठीक है, लिंक करने के लिए। अब आगे आइए यहाँ पे, अब उसके बाद क्या चर्चा था, सूत्रकाल। सूत्रकाल के यहाँ पे 320 से 6 से 300 BC नाम क्यों पड़ा, क्यों, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का साहित्य था, वेदांग और उपवेद। ठीक है, वेदांग के गद्य में क्या बताया था, गद्य क्या होता है कमेंट बताइएगा। गद्य में संख्या 6 बताया गया है वेदों का, एक में तो शिक्षा, 2 में कल्प, 3 में व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बस इसको कुछ नहीं है, बस देख लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है कि बस वेदों के अंग शिक्षा है, संख्या शिक्षा है, शिक्ष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कल्प है ना, कल्प मतलब होता है कर्मकांड। कर्मकांड आपको मालूम ही होगा, हवन, यज्ञ, कर्मकांड। ठीक है, उसमें से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे गणित का जो बारे में ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्रोत सूत्र में शुल्क सूत्र के द्वारा रेखा गणित की रचना की गई है। रेखा गणित की रचना शुल्क सूत्र, याद रखना है, रेखा गणित की रचना शुल्क सूत्र, बस इतना याद रखिएगा, बस यही याद रखिएगा, दूसरा कुछ नहीं। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा उपवेद याद रखना पड़ेगा आपको। वेद, तो वेद कितना था, 8 से ऋग्वेद, य से क्या यजुर्वेद, स से सामवेद, और ए से अथर्ववेद, क्या अथर्ववेद। देखिए, जितने शॉर्टकट आपको लिखिएगा उतने रिवीजन करने में आपको टाइम कम लगेगा। देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, तो आयुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा, तो धनुवेद। क्या होगा, यजुर्वेद का उपवेद धनुवेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। बस इतने याद रखना है, बस इसको रट जाना है पूरा, उसका कुछ उपाय नहीं है इसमें। अब आगे आइए, सूत्रकालीन सामाजिक दशा, मतलब जब सूत्रकालीन था 300 BC से कितना BC था, सॉरी बार बार बोल रहे हैं, 6 से BC होगा, याद रखिएगा, 6 से BC से 300 BC। ठीक है, आगे आइए, देखिए किसी भी मतलब एरिया में अगर आपको सामाजिक दशा जानना होगा तो सबसे पहले वहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसा है, यानी कि कास्ट सिस्टम कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसा है, उसको पहले जानना होगा। तो वर्ण व्यवस्था आपको पढ़ा दिए थे, क्या था वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्या था, क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद क्षुद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र सबसे निम्न से काम, ये बिजनेस वाला, और यहाँ पे क्या था, क्षत्रिय रक्षा के लिए। ठीक है, और ब्राह्मण यहाँ पे पूजा पाठ, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे याद ये रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में कि किस जाति को उपनयन संस्कार करने का ऑर्डर नहीं था, तो क्षुद्र जाति जो सबसे निम्न स्तर के थे उसको उपनयन संस्कार करने का मतलब नहीं था। देखिए, उस टाइम में विवाह क्या है, वर्ण व्यवस्था, जब सामाजिक दशा जानना है तो विवाह को जानना पड़ेगा ना, किस तरह था। देखिए, अनुलोम विवाह होता था और प्रतिलोम विवाह। देखिए यहाँ पे समझिए, अनुलोम विवाह क्या है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछी हुई है, इसीलिए आपको बताना पड़ रहा है यहाँ पे अनुलोम प्रतिलोम विवाह। देखिए, अनुलोम विवाह मतलब है, मान लीजिए ईमेल है, मेल उच्च कास्ट है, ऊपर जब तीर जा रहा है तो समझिए उच्च कास्ट, और फीमेल निम्न कास्ट की है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जो शादी होगा, ये दोनों में जो शादी होगा उसको अनुलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, लेकिन मेल को अपर कास्ट रहना चाहिए, फीमेल निम्न कास्ट भी रहेगी तो चल जाएगा। ठीक है, उसको अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम समझना है, मेन प्रतिलोम ही समझना है, यहाँ से ये समझना है। प्रतिलोम विवाह सुनिए, देखिए, प्रतिलोम में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो मेल, यानी कि जो पुरुष रहेगा वो क्षुद्र जाति का, और जो फीमेल रहेगी वो क्या, ब्राह्मण जाति का। इन दोनों में जब शादी होगा उससे उत्पन्न संतान होगा, उसी को चंडाल कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, चंडाल। क्या कहा जाएगा, चंडाल। क्योंकि फीमेल जो ब्राह्मण जाति की थी वो क्षुद्र जाति के पुरुष से शादी कर लेते, उससे उत्पन्न जो संतान होगा उसको चंडाल बोलते हैं। तो ये चंडाल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है, याद रखिएगा, इसीलिए बताना पड़ रहा है। प्रतिलोम विवाह यहाँ पे इसको अपोजिट कर देना है। ठीक है, मेल क्या, निम्न कास्ट, और फीमेल ब्राह्मण यानी कि अपर कास्ट, इतने याद रखिए। आगे आइए, अब यहाँ पे है महाजनपदों का उदय। तो बताए ही थे महाजनपद के बारे में, आपको बता दिया था अच्छी तरह से, हम बता दिए हैं। क्या बताया है कि अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। कितना महाजनपद, 16। और भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, बता दिए हैं। ठीक है, जन क्या होता है यहाँ पर समझिए, ये जन हो गया,
जन से जनपद, ये तो दिखाई लिखाई नहीं, मान लीजिए जन से जनपद, जनपद से क्या महाजनपद, महाजनपद से मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य। इतने लाइन सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 16 महाजनपद था, उसके बारे में बताया गया। देखिए 16 महाजनपद, यहाँ पे इसको राजधानी आपको याद करना पड़ेगा, फैक्ट है। इसमें कुछ आपको हम होमवर्क भी देंगे, उसको कमेंट में आप लिख कर लाइएगा, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, देखिए हम कुछ समझा देते हैं। ये मैप बनाते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद मैप बनाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे मैप तो यहाँ पे इतना याद रखिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए महाजनपद क्या 16, उसमें जो 14 महाजनपद है ना, जो क्या है इंडिया में है, और 2 महाजनपद जो है पाकिस्तान में है। तो 2 तो आप याद रखिएगा, कंबोज याद रखिएगा, गंधार याद रखिएगा। कंबोज महाजनपद पाकिस्तान में, गंधार महाजनपद पाकिस्तान, तो 2 याद हो गया। 2 आपको काट लीजिए, कितने याद करना है, 14 याद करना है। आगे आइए 14, देखिए 14 में जो 13 है ना उत्तर भारत में, क्या हो जाएगा, तो देखिए मैप आप लोग को याद रखिए, उत्तर भारत क्या हो जाएगा, इधर उत्तर भारत क्या होगा, यहाँ पे आप खुद बताइए उत्तर भारत कौन होगा, ठीक है। देखिए तो उत्तर भारत में 13 रहेगा, जिसमें से 7 यूपी में महाजनपद है, उसको आपको महाजनपद को लिख कर लाना है, और राजधानी भी लिख कर लाना है। और जो बिहार में है उसको बता दे रहे हैं, बिहार में 3 महाजनपद है, जो 2 महाजनपद है उत्तरी बिहार। देखिए मान लीजिए बिहार गए, ठीक है, जो महाजनपद उत्तरी बिहार में, एक वजी हो जाएगा, वजी की राजधानी वैशाली, एक अंग क्या हो जाएगा, अंग चंपा, क्या अंग चंपा, अंग चंपा राजधानी, ठीक है। वजी कहाँ, वैशाली, अंग चंपा, ठीक है। 2 हो गया। एक दक्षिणी बिहार में वही मगध साम्राज्य जो सबको जीतेगा, क्या हो जाएगा, मगध साम्राज्य, जो जिसका सब जगह अधिकार हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे होना चाहिए मगध साम्राज्य, यहाँ होगा, ये वाला पूरा हो जाएगा इधर मगध साम्राज्य, ठीक है, जो सबको जीतेगा, ठीक है। तो दक्षिणी बिहार में मगध साम्राज्य, राजधानी राजगिरी, क्या राजधानी राजगिरी। देखिए अब यहाँ पे आपको यूपी में, पश्चिमी यूपी में 3 था, और यहाँ पे पूर्वी यूपी में 4 है। ये आपको होमवर्क में लिख कर लाना है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 है, और राजस्थान में 1 है, होमवर्क में लिख कर लाना है दोनों को। यहाँ पे आइए, देखिए दक्षिण बिहार में एक अस्मक गोदावरी तट पे है, क्या है, दक्षिणी बिहार में एक है, दक्षिणी भारत में अस्मद महाजनपद, क्या है, अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पे है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे महाजनपद कितना था, यहीं पे आइए, ये वाला समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए महाजनपद कितना था, 16। 2 कहाँ है, 2 पाकिस्तान में, कहाँ है, 2 पाकिस्तान में। उसके बाद 14 भारत में, इसमें से नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तरी भारत में कितना है, उत्तरी भारत में था 13, कितना था, 13 था। इसमें से 3 कहाँ था, 3 था बिहार में, 7 यूपी में, उसके बाद यहाँ पे आइए 1 दक्षिणी में, कितना हुआ, 7 10 11 हुआ, और 2 कहाँ है, 2 एमपी में है, तो 13 हो गया, और 1 था राजस्थान में, ठीक है। 14 आपका हो गया। तो वहीं पे यहाँ पे है, आप लोग उसको राजधानी को लिख कर लाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, या आपको याद करना पड़ेगा। 2 मध्य प्रदेश, 1 राजस्थान, 7 यूपी या 3 बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। द्वितीय नगरीकरण थोड़ा पढ़ लेते हैं, आगे आइए, यहाँ पे आइए, द्वितीय नगरीकरण क्या है। तो फर्स्ट नगरीकरण व्यवस्था सिंधु घाटी सप्ताह। द्वितीय नगरीकरण सुनिए, समय 600 BC, आपको याद ही होगा। स्थान क्या है, गंगा यमुना दोआब, क्या है, गंगा यमुना दोआब, जहाँ कृषि सरप्लस होगा क्योंकि उपजाऊ भूमि होगा, ठीक है। गंगा यमुना दोआब, स्थान पूछेगा। द्वितीय नगरीकरण कब, तो 600 BC में स्थान क्या होगा, गंगा यमुना दोआब। देखिए कारण क्या, कारण तो अच्छी तरह से मालूम है, लोहा के व्यापक प्रयोग से होने वाली आर्थिक क्रांति। क्या, लोहा जब मिल जाएगा, लोहा तो याद रखना है, आयरन लोहा याद रखना पड़ेगा। प्रभाव क्या होगा, मुद्रा पर प्रभाव पड़ेगा। लिपि, ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा, सिंधु घाटी सप्ताह का भी मिला हुआ है कुछ जगह से ब्राह्मणी लिपि। और श्रेणियाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये स्वतंत्र श्रेणियाँ था, संगठन था, यानी कि संगठन स्वतंत्र संगठन था, याद रखिएगा। देखिए पूछेगा पंचमार्क यानी किसी को आहत मुद्रा, सबसे पहली मुद्रा पंचमार्क आहत। ये देखिए मान लीजिए ये मुद्रा हो जाएगा, इस पर खूब यहाँ पे इस तरह का आहत करेंगे, ठीक है, तो आहत मुद्रा हो जाएगा, इस पर इस तरह करेंगे, ठीक है। और समय 500 BC, धातु मुक्ता चांदी का, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हो गया द्वितीय नगरीकरण, कुछ नहीं करना है। 600 BC स्थान गंगा यमुना दोआब, लोहा, मेन कारण क्या होगा, लोहा ही होगा। लोहा
प्रोटोनगर बोलते हैं उसको, जैसे प्रोटोनगर में कुछ नगर था, चंपा, राजगिरी, वाराणसी, याद रखिएगा, प्रभाव में आ जाएगा। मुद्रा था जिसमें पंचमार्क आहत मुद्रा चलती थी, 500 BC। धातु था मुक्ता चांदी। लिपि था ब्राह्मणी लिपि, सिंधु घाटी सब था। श्रेणीय संगठन, श्रेणीय जो था संगठन, यानी श्रेणीय मतलब होता है संगठन जो स्वतंत्र था। अब यहाँ विदेशी आक्रमण सुन लीजिए, 2 विदेशी आक्रमण को सुनना है, जानना है, सॉरी वही जानना है, सुनना है। देखिए यहाँ पे एक फारसी आक्रमण मतलब ईरानी, फारस यानी कि ईरान। हकमनी आक्रमण यानी क्या हुआ था, हकमनी आक्रमण 1516 BC में हुआ था, ठीक है, यानी कि फारस यानी कि हकमनी आक्रमण कब हुआ था, 1516 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पे कम्बोज है ना, यहीं पे सबको आक्रमण, इधर से आक्रमण ज़्यादा हुआ है, इधर से, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमण। देखिए इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ, पूछेगा भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमण। तो देखिए तो आयरस द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरस द्वितीय। अब पूछेगा भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमणकारी, तो कौन हो जाएगा, दारा प्रथम। कौन हो जाएगा, दारा प्रथम, यानी कि इसी को डेरियस प्रथम 1516 में आक्रमण सफल हो गया। डेरियस प्रथम का जो आक्रमण हुआ इस पर सफल हो गया, याद रखिएगा, डेरियस प्रथम का आक्रमण सफल हो गया। देखिए देखिए हकमनी जब आक्रमण हुआ उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि का इधर प्रभाव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अशोक का शिलालेख जो मिलेगा ना, खरोष्टी लिपि में मिलेगा। मान लीजिए बिहार में आप आइएगा, यहाँ पे आप कोई स्थापना कीजिएगा तो यहाँ का लैंग्वेज में ना कीजिएगा, तो यहाँ पे अशोक यहाँ था, ठीक है, अशोक यहाँ स्थापना करेगा तो उसके लैंग्वेज में जाएगा ना करेगा, खुद अपने लैंग्वेज में करेगा, तो वही है खरोष्टी लिपि वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद ईरानी आरमेइक लिपि का प्रभाव भी मिलेगा, ईरान का जो लिपि था उसका भी प्रभाव मिलेगा। देखिए अब उसमें उल्टा कमल का भी चित्र मिलेगा, ठीक है, इसी को ईरानी घंटा से प्रभावित समझा जाता है, ठीक है। देखिए उस पर लिखा रहता है, ये लिखता है, डेरियस कहता है कि जो भी है ना उस पर खुद लिखता है, डेरियस जो है ना ये लिखता है, मतलब मान लीजिए कोई शिलालेख लिखना है तो उस पर फर्स्ट लाइन लिखेगा, इसे यहाँ से शुरुआत करेगा, शुरुआत यहाँ से करेगा कि डेरियस कहता है कि यहाँ बहुत अच्छा था या जो भी था बुरा था, वो यहीं से शुरुआत करेगा, लाइन फर्स्ट यही रहेगा। उसमें सिकंदर का आक्रमण, आप बताइए जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय भारत पर किसका शासन था, तो नंदवंश घनानंद का। देखिए यहाँ पे तो डेरियस का जो आक्रमण 326 BC में हुआ, सिकंदर का आक्रमण जो 320 BC में हुआ, याद रखना है, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, 300 BC, और यहाँ पे हकमनी साम्राज्य यानी कि डेरियस प्रथम का आक्रमण कब हुआ, 1516 BC, याद रखना है। यहाँ पे आइए पूछेगा सिकंदर का गुरु कौन है, तो अरस्तु, अरस्तु का और भी अरस्तु, क्या अरस्तु, अरस्तु हो जाएगा यहाँ पे आइए तो समझिए। जब यहाँ पे सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, यहाँ पे नदी देखो, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा झेलम नदी है, ठीक है, और यहाँ पे चिनाब नदी है, यहाँ पे ब्यास नदी है, ठीक है, और यहाँ पे सुनिए और यहाँ पे झेलम नदी है। तो जो पोरस है ना, यहाँ पे पोरस, तो यहाँ तक तो आ गया था, क्या सिकंदर यहाँ तक आ गया था, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, यहीं से लौट के चला गया। देखिए पोरस से लड़ाई हुआ, ठीक है, पोरस हार भी गया, लेकिन जब पोरस से पूछा गया आपके साथ क्या किया जाए, तो पोरस बोला था कि मेरे साथ वैसा ही कीजिए जैसा कोई मतलब राजा जो जीतता है, जो हारने पर उसको सजा दी जाती है, वैसा कीजिए मेरे पास। तो पोरस से बहुत खुश हो गया सिकंदर, अब पोरस को छोड़ दिया, बोला ठीक है तो अब जाइए, उसको छोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, देखिए तो यहाँ पे कौन नदी पर, झेलम नदी है, और यहाँ पर चिनाब नदी है, तो झेलम पे ही होगा, तो इसलिए इसको झेलम का युद्ध बोलते हैं। और झेलम नदी को प्राचीनतम नाम क्या है, बी सस्ता, क्या नाम है, बी सस्ता, इसी को विशस्ता का युद्ध बोलते हैं। और उसी को ईरानी जो है इतिहासकार है ना, वो क्या बोलते हैं, हाइडेपस का युद्ध बोलते हैं। ईरानी जो इतिहासकार है वो हाइडेपस का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। देखिए झेलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो झेलम का युद्ध पोरस और यहाँ पे सिकंदर के बीच में हुआ था। यहाँ पे सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर सका, पार नहीं किया, ठीक है, याद रखिएगा, ब्यास नदी को पार नहीं किया, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। और झेलम नदी को प्राचीनतम नाम क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका समाप्त हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या समाप्त हो गया, पोस्ट वैदिक आपका समाप्त हो गया, यहाँ पे पोस्ट वैदिक या प्री मौर्य आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4th चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप लोग अब जाकर क्या जाकर आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे आइए, देखिए आपका ये विदेशी आक्रमण बता दिए हैं, क्या डेरियस प्रथम बताया है, और सिकंदर 1516 और क्या 300, क्या जाकर देखिएगा। सूत्र साहित्य का विकास
महाकाव्य रचना यहाँ पे हो जाएगा। धार्मिक आंदोलन, इसके बाद धार्मिक आंदोलन ही आएगा, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म बताया जाएगा। उसके बाद महाजनपद, महाजनपदों का काल 16 महाजनपद था, 14 इंडिया में, 2 पाकिस्तान में। द्वितीय नवीकरण बता दिए हैं 600 BC, लोहा की खोज, ठीक है, प्रथम नवीकरण सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका पूरा आपका यहाँ पे वैदिकता तर आपका समाप्त हो गया। उसके बाद आएगा धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन को आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 दिन के अंदर में क्लास आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, और जब टाइम मिलेगा तब क्वेश्चन भी डिस्कशन करवा दिया जाएगा। आज क्वेश्चन भी डिस्कशन करवा दिया गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।